हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चौथी यूनिट का जो अगला हिस्सा है वो है इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स, यानी कि महत्वपूर्ण सांख्यिकीय पद, जिसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे सांख्यिकीय पद सांख्यिकी में यूज किए जाते हैं, जैसे कि जनसंख्या दिख रहा है आपको, प्रतिदर्श, सैम्पलिंग, आंकड़े, प्रसार। इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आज की छोटी सी ही क्लास होगी और इन्हीं के बारे में होगी, इसलिए आप ध्यान से समझिए। ये टर्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो टर्म्स यूज किया जाता है सांख्यिकी में वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। अक्सर आपने सुना होगा, जैसे कि बताते हैं कि देश की जनसंख्या, उसको भी पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। यानी कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जनसंख्या समान रूपी वस्तुओं या घटनाओं का समुच्चय होती है जो किसी प्रयोग या अध्ययन के हेतु मानी जाती है। स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है कि हम जब किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी अध्ययन करने की रुचि रखते हैं या करना चाहते हैं उसमें अध्ययन, तो वो क्षेत्र हमारा जनसंख्या होता है। तो इसीलिए कहा हमने जनसंख्या समान रूपी वस्तुओं या घटनाओं का समुच्चय होती है, यानी कि ए सेट ऑफ ऑल आइटम्स और इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट। जिस चीज़ में भी हमारा इंटरेस्ट है, वो समूह जिसमें हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा जनसंख्या हो जाएगा। जनसंख्या की स्टैटिस्टिक्स में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जनसंख्या में जितने भी यूनिट्स होंगी वो समान गुण रखते होंगे। ये अंतर है देश की जनसंख्या में और स्टैटिस्टिक्स वाली जनसंख्या में। देश की जनसंख्या में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग गुणों से भरपूर है, पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो भी पॉपुलेशन होगी, ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में इतनी बड़ी या इतनी बृहद रूप में ही पॉपुलेशन हो। ये छोटी हो सकती है, ये व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती है। जैसे सिर्फ एक स्कूल या एक महाविद्यालय का ही जनसंख्या हो सकती है, तो वो छात्र किसी एक विशेष गुण के आधार पर हम जनसंख्या कह सकते हैं। मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। जैसे कि गैलेक्सी यानी कि जो आकाशगंगा होती है, उसमें हम कह सकते हैं सेट्स ऑफ स्टार, यानी जो तारों का समूह है, उसको हम जनसंख्या बोल सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि आकाशगंगा में सिर्फ तारे ही नहीं रहते हैं, बहुत सारे पिंड, उल्का पिंड, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हमने वहाँ पे इन सभी के गुण अलग हो जाएंगे, इसलिए हमने कहा सेट ऑफ स्टार्स। क्योंकि सेट ऑफ स्टार्स होंगे जो, यानी कि तारे होंगे, तो उनका लगभग सभी का गुण एक जैसा ही होगा। तो हमारा क्षेत्र अध्ययन का जो है वो है तारों का समूह। तो उम्मीद है आप समझे होंगे इसको। अन्य उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक उदाहरण और ले सकते हैं इसमें, जैसे कि ऑल स्टूडेंट स्टडिंग एज पीजी कॉलेज बागेश्वर। बागेश्वर में पढ़ने वाले छात्रों का जो टोटल समूह है उसको आप जनसंख्या बोल सकते हैं, किसी एक विशेष रिसर्च के आधार पर, या जिस क्षेत्र में भी आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ अध्ययन करना चाह रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं जो बागेश्वर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब वैसे ही कुछ और अध्ययन का विषय हो सकता है, जैसे ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन इंडिया, या उत्तराखंड भी हो सकता है, यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उत्तराखंड में या भारत में। ठीक है। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो देश में कोरोना मरीजों की संपूर्ण जांच हेतु जो जनसंख्या है, आप जानते हैं कि संपूर्ण जांच हेतु जो जनसंख्या होगी वो भी जनसंख्या कहलाएगी। क्योंकि एक ही गुण है इस बार उनमें, क्योंकि वो है संक्रमित कोरोना से हुए हैं जो, वैसी एक गुण है। एक अध्ययन और हो सकता है, जैसे ऑल फ्रूट्स ट्री इन गार्डन, यानी कि गार्डन में जो है फ्रूट्स के ट्री, क्योंकि उनकी क्वालिटी एक जैसी होती है, लगभग प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इसलिए हमने ये अध्ययन के विषय चुने। वैसे बहुत सारे अध्ययन के विषय हो सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जनसंख्या क्या है।
अगर नॉर्मली वे मैं बोलूँ कि सांख्यिकी में जनसंख्या मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह है जो किसी रिसर्च के लिए चयनित किया जाता है और उस समूह के जो सदस्य होंगे वो लगभग समान गुण रखते होंगे, उनमें आपस में समान विशेषता होगी। तो समझ गए। अब बात करते हैं हम प्रतिदर्श या न्यायदर्श को भी बोलते हैं इसको, सैंपल यानी सैम्पलिंग बहुत बार सुना होगा। इसको नॉर्मली भाषा में नमूना बोल सकते हैं आप। तो नमूना क्या होता है भाई, देखिए, व्यक्तियों की थोड़ी संख्या या वस्तुओं की थोड़ी मात्रा जिसकी जांच के आधार पर शेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता चले कि वो कैसी है। तो मतलब छोटा सा हिस्सा किसी भी बड़े समूह का जिसको हम जांच कर ये देखें कि वह बड़ी वस्तु कैसी है, उससे ही पता चल जाएगा। परिभाषा की बात करें तो जनसंख्या हमने बताया आपको, तो संपूर्ण जनसंख्या से लिया गया छोटा अंश जिसमें जनसंख्या के गुण व लक्षण विद्यमान होते हैं वही प्रतिदर्श होता है। समझ गए होंगे। जैसे कि अगर हमें बीमारी का अपना पता करना है तो संपूर्ण, आपने देखोगे बहुत बार ब्लड सैंपल लेते हैं, सुना होगा, तो बॉडी का सारा ब्लड नहीं निकाला जाता है, उसके छोटी सी सिरिंज में ही ब्लड निकाला जाता है और उसकी जांच करके हमारे शरीर में क्या क्या कमी है इसका पता लगाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ब्लड है हमारे शरीर का वो संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक ही जैसा गुण हमारे पूरे शरीर में ब्लड का होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा सैंपल संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक अच्छी रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सैंपल हो वो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, जिस प्रकार ब्लड सैंपल होता है। और बहुत बार जैसे कि ये देखिए, सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सैंपल इज ए सबसेट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का ही ये उपसमुच्चय है। जैसे कि चित्र से भी आप देख सकते हैं, वो पूरा गोला दिख रहा है वो जनसंख्या है और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हमने जो लिया है वो प्रतिदर्श है। अगर हम उस प्रतिदर्श की जांच करेंगे तो जनसंख्या के बारे में निर्णय ले सकते हैं। अब निर्णय लेने में वो गुण आ पाए तो ये डिपेंड करता है बहुत बार मेथड ऑफ सैम्पलिंग पे, किस मेथड से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। मेथड सही चयन करने पर ही बहुत बार सही ढंग से इस गुण का मापन हो पाता है। बहुत बार हम लॉटरी विधि अपनाते हैं, लॉटरी मेथड से एक्सीडेंटल मेथड अपनाते हैं, बहुत बार रैंडम मेथड भी अपनाते हैं। तो इन मेथड के बारे में फिर कभी बात करेंगे। बात करते हैं आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं, जिनको डाटाज बोलते हैं हम। तो आंकड़े दरअसल संख्या होते हैं, आप जानते हैं कि आंकड़े संख्या होते हैं जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है। कह सकते हैं कि डाटा आर द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स आप जानते हैं, वेरिएबल्स आर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पेपल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, क्लासरूम हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स यानी समझते हैं आप, वेरिएबल उन्हें बोलते हैं, चर हुए हैं जो किसी व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो डाटा वे आंकड़े होते हैं कुल मिला के जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है। अगली बात करेंगे हम प्रसार यानी कि रेंज। रेंज क्या है, आप जानते हैं कि किसी भी रिसर्च में आंकड़ों का हम सैम्पलिंग के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और वो आंकड़े एक बृहद संख्या में हो सकते हैं हमारे पास। इसलिए हम आंकड़ों का रेंज देखने के लिए, यानी कि रेंज यानी कि प्रसार, आंकड़े कितने फैले हुए हैं, किस स्तर तक फैले हुए हैं, कितनी दूर तक फैले हुए हैं, इसको हम प्रसार कहते हैं। तो प्रसार कह सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इन द सेट। जो आंकड़ों का समूह है उसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से लोएस्ट नंबर घटा के हम रेंज प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ ये सूत्र दिख रहा है आपको, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और एक्स मतलब जहाँ पे नंबर है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे कि किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों की उम्र दे रखी है, किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, उनकी अलग अलग उम्र है। देखिए जैसे 32 है, 41 है, 28 है, 54 है, 35, 26, 23, 33, 38, 40 है। और अब पता करेंगे हम कि आंकड़े हमारे पास हैं तो इन आंकड़ों के रेंज क्या है, यानी कि उम्र की जो क्या कह सकते हैं कि एज ऑफ रेंज क्या है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हाईएस्ट रेंज ले लेंगे जो कि इसमें से 54 है, लोएस्ट नंबर क्या है
23, यानी लोएस्ट जो उम्र है वो 23 है। तो रेंज ज्ञात करने के लिए हम 54 में से 23 घटा देंगे, वो आ जाएगा 31 ईयर्स। समझ गए? तो प्रसार आंकड़ों का जो फैलाव ये दर्शाता है कि 31 ईयर्स, यानी इससे अंदाज़ा लग सकता है कि आंकड़े 31 तक फैले हुए हैं। तो ये एक फैलाव दिखाता है आंकड़ों का। बहुत बार आप कहते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 10 ही शिक्षक थे, अगर 100 होते, 200 होते, 300 होते तो बहुत बार आंकड़े का फैलाव देखने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन रेंज के द्वारा हम तुरंत 2 नंबर तो ढूंढ ही सकते हैं, हाईएस्ट कौन सा नंबर है, लोएस्ट कौन सा नंबर है, इनको घटा के रेंज प्राप्त कर सकते हैं। इसको मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं वैसे आप रेंज। आप देख सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, 31 नंबर ये शो करता है कि 31 के इर्द गिर्द ही हम फैले हुए हैं 10 टीचरों की उम्र। ठीक है, मीन भी वही काम करता है। अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ तो देखिए, मैंने ये मीन निकाल के रखा है और इसका 35 आंसर आ रहा है। तो 31 और 35 में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मीन निकालना हर बार संभव नहीं होगा। ये आंकड़े तो सिर्फ 10 शिक्षकों के हैं, अगर 1000 शिक्षकों के होते तो आप मीन निकाल पाते नहीं। तो तब आप रेंज के द्वारा पता कर सकते हैं कि आंकड़े कहाँ तक फैले हुए हैं। तो इसकी भी बहुत बार ज़रूरत पड़ती है स्टैटिक्स में। तो रेंज क्या है? तो रेंज कह सकते हैं हम कि डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इन द सेट। जो आंकड़ों का समूह है उसमें अंतर है लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर के बीच। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा धुंधली हो जाती है क्योंकि वीडियो कंप्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो बन जाता है, ज़्यादा डाटा खर्च होता है, इसलिए गलतियों पे ज़्यादा ना दें और समझने की कोशिश करें। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी कि आप बुक्स भी देखते रहें और सिलेबस को सामने रखते कीजिए। ठीक है, तो कल फिर नए चैप्टर के साथ शुरू होते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।